आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में भोजपुरी फिल्मों के स्टार मनोज तिवारी पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। मनोज जी, पार्लियामेंट में आपकी स्पीच सुन रहा था मैं। सर, आप कह रहे थे कि कुछ लोग पीने को, ड्रिंकिंग को, शराब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और फिर आपका वो गाना देखा, बेबी बियर पी के नाचे छमछम। तो बताइए मनोज जी, आप ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं ड्रिंकिंग को? नहीं, या मैं करूं तो ठीक, दूसरे करें तो पाप? नहीं नहीं सर, देखिए, अब आपने मुझे अजीब से चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि मैं लड़कियों के बियर पीने का विरोध करता हूं, नहीं चाहता, व्यंग कर रहा हूं, तो भी आज बहुत सारी गर्ल्स हमारी हमसे कहेंगी, अच्छा, हु आर यू टू गाइड मी। ऐसा मैं समझता हूं, लेकिन हम जिस वातावरण से आए हैं ना सर, ये मूलतः गाना हमको पसीना हो रहा है कि यार ऐसा क्यों कर रही है। वो मैं एक व्यंग कर रहा हूं, ऐसा गाना लिखा था। और मैं इन्हीं के लिए नहीं लिखा हूं, मैंने लड़कों के लिए भी लिखा। ये जो वो क्या था, सुनिए। अरे माना तनी बतिया बबुआ, छोड़ी दया दतिया, पाउच पियला से नाही बनी कुल के इजतिया, पाउच पियला से। इन दोनों गानों को जब कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो ठीक है, इसको तो आजकल अरविंद केजरीवाल भी बहुत बजाते हैं इस गाने को, लेकिन हम जो बिहार जो ने गांव से आए हैं ना। चलिए, मैं आपकी भावना मान लेता हूं कि आपने व्यंग मैंने व्यंग ही किया, आपने व्यंग किया, और उस व्यंग के ऊपर वो एक्ट्रेस नाचने लगी। हाँ, नहीं तो उसको तो नाचना ही था ना। उसको मैं आपको और उदाहरण बताता हूं। आपने गाना गाया, कंधा में शोभे बाली। अच्छा भैया, हाँ, रजत भाई साहब, ये गाना गा के मैं फंस गया हूं क्या? नहीं मेरा मूल भाव यही था कि मतलब नहीं, सिर्फ एक यही तो गाना थोड़ी है, बहुत सारे गाने हैं। कंधवा में शोभे बाली, जूड़ा, देखिए लोगों का ध्यान है, और चाल चले मतवाली। ये तो बहुत अच्छा गाना है सर। अरे कनवा में शोभे बाली, जूड़ा में लगा के जाली, कनवा में शोभे बाली, जूड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मतवाली, बगल वाली। ये तो एक श्रृंगार गीत है। अच्छा, ये भी श्रृंगार गीत है जिसमें आपने कहा फटाफट खोल के दिखाओ। मैं सुनवा देता हूं लोगों को। आप भैया, वो होली का गाना है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, जो ये दो गाने आपने दिखाए, ये जो दो गाने आपने दिखाए, कुर्ती के टूटल व बटनिया, घूमेली बाजार में मोहनिया, तो हमने एक ना उसका पूरा अंतिम लाइन जब सुनेंगे तब आपको इसका अर्थ की मनोज कह क्या रहा है। मैंने यही कहा है कि बेचारी वो तो गरीब है, उसको तो केयर भी नहीं है कि वो ऐसे घूम रही है, बट लोगों के देखने की नज़र क्या है। मैंने इस आप बोलेंगे तो समझ से हाँ, देखिए, हम जानते हैं कई बार गरीबी का चित्रण होता है ना, तो उसके अंत तक सुनेंगे गाना ना, तब उसमें जो बोला हूं उसको। अब मैं क्या क्या गिनवाऊं। आपकी जो फिल्म सुपरहिट हुई, जिसका नाम हमने सुना, ससुरा बड़ा पैसे वाला, फिर आपकी फिल्मों के नाम एक से एक फिल्में, बलमा 420, भोजपुरिया डॉन, मर्द नंबर 1। हाँ, तो ये सब फिल्म, ये हमारी कोई फिल्म और कोई गाना, मेरा हर गाने का एक उद्देश्य है भैया।
मैं जैसे कुर्ती के टूटल बा बटमिया का भी आप देंगे, मैं उसमें लिखा हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ मोहनिया के स्टुअरगंज मार्केट में घूम रहा हूँ, लोग कैसे कैसे देखते हैं। तो मैंने उसमें कहता हूँ कि देखने वाले की नज़र में दोष है, उसके चरित्र में कोई दोष नहीं है। ये मैंने गाने का मूल छोड़ा है। और ये जितने गाने हैं भैया, ससुरा बड़ा पैसा वाला, अब ससुरा बड़ा पैसा वाला क्या है, मैंने ससुरा बड़ा पैसा वाला में, अब लोगों को लगता है बड़ा पैसा वाला, वो हमने एक कैरेक्टर रोल किया था कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ, अमीर घर की लड़की से शादी हो जाती है, उसका पिता जो है उसको घर जमाई बनाने के लिए मजबूर करता है, और बड़ा सिचुएशनल था कि माँ जो परिछन करके, परिछन समझते हैं सर, हाँ, परिछन करके ना गांव से भेजती है, और जब बारात आ जाती है दूल्हा नहीं आता। कुछ लोग इसमें हंस सकते हैं, लेकिन मैं जो संस्कृति से आया कि भाई माँ परेशान है कि बच्चा कहाँ रह गया, तो ससुर बड़ा पैसे वाला था, उसने कहा कि इसका फ्यूचर तो यही है। तो मैं फिल्म से बताया कि फ्यूचर सिर्फ पैसे से नहीं होता है, फ्यूचर संस्कार और परिवारों से। बहुत बड़ा बड़ा उद्देश्य है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इस फिल्म से वाकई में एक अच्छा मैसेज गया था। हाँ। लेकिन एक फिल्म का नाम था एक चुम्मा दे दो राजा, अब इससे क्या मैसेज गया? इसका जवाब आप रवि किशन जी से पूछिएगा। अब क्या बोलूं, मैं बोलूंगा तो बहुत बवाल होगा। होने दीजिए आज बवाल। भैया मैं इस नाम के सपोर्ट में नहीं था। मैंने ये फिल्म जो है भाग्यश्री जी ने बनाई थी। भाग्यश्री जी जो सलमान भाई साहब की पहली हीरोइन रही हैं, मैंने प्यार किया। वो जो प्रोड्यूसर बनी तो उन्होंने एक फिल्म में मुझे लिया एज हीरो, और उसमें दो लोगों का कैरेक्टर था। तो एक जो है एक गांव का आदमी है और एक दूध बेचता है बम्बई में। तो जो दूध बेचता है वो रवि किशन बने थे। डोंट टेक अदरवाइज, मतलब वो कैरेक्टर की बात है। तो फिल्म पूरी बहुत अच्छी है। फिल्म के अंत में खाली लड़की कहती है, अब अगर आप नाराज नहीं हैं तो प्लीज, ऐसे करती है। तो इसी को उन्होंने फिल्म का नाम रख दिया, एगो चुम्मा दे दो, मतलब एक किस दे दो। मैंने बोला यार ये नाम ठीक नहीं है। भाग्यश्री समझने लगी कि हाँ लगता है गड़बड़ है, मनोज कह रहे हैं। तो रवि भाई बोला नहीं नहीं यही चलता है। सिनेमा बनाने वाले तरह तरह की सोच रखते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं था। और आपको बताऊं, अब तो हम और रवि किशन हम लोग एक साथ हैं, एक ही पार्टी में पीछे हैं। की सारी जो प्रतिद्वंदिता थी खत्म है। लेकिन आज आपने पूछा ना, मैं भी वैसे ही कहा था कि देखो फिल्म का नाम ये ठीक नहीं है, क्योंकि भाग्यश्री ने फिल्म बनाया, भाग्यश्री का जीवन में उसने बहुत कैरेक्टर को संभाल के चली हैं, और ये फिल्म को नुकसान करेगा, और फिल्म डब्बा हो गई। अब बताइए अगर हमारी आप भी कह रहे हैं कि नाम अट्रैक्टिव हो तो उससे फिल्म चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं है सर, और नहीं ही है। आप वल्गर नाम रखेंगे, देखिए किस कोई खराब चीज नहीं है, सब कोई प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी सभी, लेकिन उसको कहना जरूरी है कि सबको फिल्म का नाम ही रख दो, एगो चुम्मा दे दे राजा जी। तो मान लीजिए हमारी वाइफ बोलेगी कि आज हम फिल्म देखने जा रहे हैं, तो हम पूछेंगे क्या देखने जा रहे हो, तो बोलेगी मैं चुम्मा, तो हम कहेंगे कि जाओ। मेरा ये थॉट था। बट हम देखिए जीवन में, मैंने शुरू में आपको कहा ना भैया कि कुछ तो गलतियां हुई हैं, उसमें से एक ये भी है कि उसके बाद भी अब क्या करता, मैं फिल्म छोड़ के तो भागता नहीं। और इसके लिए पूरा 3-4 महीना टेंशन रहा था। कभी रवि आपसे मिले तो पूछिएगा कि बाद में रवि को भी समझ में आया कि मनोज तुम ठीक हो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि रवि किशन जी आए थे आपकी अदालत में, तब उन्होंने ये बात कही थी कि 13 साल आपके और उनके बीच में थोड़ी तनमन रही थी, ऐसे नफरत सी हो गई थी, तो क्या ये बात सच है? नहीं, नफरत नहीं हुई थी।
तो इसके पीछे की कहानी क्या है? उन्होंने ऐसे बोला था। नहीं नहीं, हम लोग दोनों लोग एक ही इंडस्ट्री के एक्टर रहे हैं, तो है ही हैं, तो उसमें जो है प्रतिद्वंदिता तो होती ही है, हर आदमी एक दूसरे से बेहतर करना चाहता है। तो आप समझ लीजिए कि जो सलमान शाहरुख का है वैसे ही है। उन्होंने बताया कि फिल्म में आप दरोगा थे और वो चोर थे, लेकिन वो आपकी दरोगाई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। नहीं, इस सब मामले में बहुत बदमाश है वो। मैं रवि को कई बार रवि वैसे हमारी उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं बाद में आया उनसे, तो अंतर सिर्फ इतने था कि वो जब फिल्म करते थे तो 3-4 लाख रुपया बचता था, हम जब फिल्म किए तो प्रोड्यूसर को 40 करोड़ बच गया। और ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म थी, बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया। अब फिल्म में हम बने हैं दरोगा, तुम हो अपराधी, पूरी फिल्म में मैं तुमको ढूंढ रहा हूं, एक दिन पकड़ लिया तो मैं धोऊंगा ना। अब जब मैं फिल्म में सीन था, लिखा हुआ है कि उसको बहुत मारता है, तो कह रहा हम भी मारेंगे। जज साहब वो बोलते हम भी मारेंगे, तो डायरेक्टर आके हमसे धीरे से कान में बोला कि वो बोल रहे 2-4 शॉट आपको भी मारेंगे। हम कह यार मेरे साथ इतनी पुलिस खड़ी, मैं पुलिस वाला हूं ना, तो मुझे कैसे मार सकते? मैं एसपी बना था उसमें। मैंने कहा एसपी का बेइज्जती हो जाएगा, और मेरे हाथ में गन है, ये है सब, उसको तो शूट करना है क्या बाद में? तो वो क्या है ना, जो क्यों प्रतिद्वंदिता ऐसी चढ़ जाती है ना। फिल्म तो साइन कर लिए वो, लेकिन जब लगा कि मैं पीट रहा हूं तो उनको लग रहा था दरोगा नहीं, एसपी नहीं मार रहा है, उनको लग रहा था कि मनोज तिवारी मार रहा है। एक और फिल्म थी बहुत रवि भाई कहीं भी हो यार, क्षमा करना, मुद्दा आ गया, लेकिन ये सब काम ना रवि बहुत करते थे। गंगा फिल्म में भी यही किया था। गंगा फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ वो कर रहे थे, फिर आखिरी दिनों में आपको बुलाया। तो उसमें मेरी क्या गलती थी? फिल्म तो उन्होंने कर लिया, अब फिल्म को और बेहतर दाम में बेचने के लिए प्रोड्यूसर अगर मेरे पास आते हैं कि आप 2 दिन का इसमें काम कर दीजिए, तो उसमें कलाकार की क्या गलती है? वो तो अमिताभ बच्चन को बोले, अमिताभ बच्चन जी ने हमको फ़ोन किया। देखिए मेरे लाइफ का कितना बड़ा दिन था भाई साहब, कि अमिताभ बच्चन जी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं मनोज 2 दिन का टाइम दे दो भैया, और एक हमारी दीपक सावंत उनके वो मेकअप आर्टिस्ट है, इनके लिए फिल्म कर दो। फिर मैं सोचा अमिताभ बच्चन मुझे क्यों फ़ोन किए। मैं 10-12 दिन तक तो आप समझ सकते हैं मैं सपना देखता आ रहा, क्योंकि मैं सच में सपना देखता था 10 साल पहले कि मैं अमिताभ बच्चन से मिला हूं सपने में, और एक दिन सही में अमिताभ बच्चन मेरे साथ सामने खड़े हैं और बोलते हैं कि मनोज भैया ऐसे ऐसे। तो मैं आधा टाइम उनको देखते ही रह गया सर। फिर मैं सोचा क्यों बोले मुझे, तब जो अमिताभ बच्चन का बड़प्पन आया, वो अपने लिए नहीं बोले थे। उस समय भोजपुरी फिल्म हम लोगों की 1.5 करोड़ में बनती थी, और 7-8 करोड़ 10 करोड़ रुपया टेबल पे मिल जाता था। तो दीपक सावंत के लिए उन्होंने ये किया कि मैं 2 दिन दे दूंगा, तुमको कितना बचेगा? तुमको लगा कि 4-5 करोड़ बच जाएगा। उनके लिए अमिताभ बच्चन जी ने बिना पैसा लिए 2 दिन का 4 दिन का समय दिया। उसी में मनोज तिवारी और रवि किशन का भाग्य खुल गया। लेकिन ये भी सच है कि उस समय जब आप अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर रहे थे, तो महेंद्र सिंह धोनी को इंट्रोड्यूस कराया आपने बच्चन साहब से। हाँ, ये क्रेडिट मुझे जाता है सर। ये देखिए, ये तो बड़े सौभाग्य है भैया। देखो मैं ना एक गांव का आदमी हूँ, मेरा गांव बिहार के कैमूर ज़िले में अथरवलिया गांव है। हमारी माई आज भी वहीं रहती हैं, कभी कभी दिल्ली आती हैं तो 5 दिन में उगता जाती है। और मैं जब धोनी सामान्य एक रणजी ट्रॉफी खेलते थे तब से मैं जानता हूं उनको। और एक दिन वो था जब धोनी दुनिया का रैंक नंबर 1 खिलाड़ी बने, तब भी वो मेरे पास थे।
और अमिताभ बच्चन के साथ मैं फिल्म कर रहा था। सुबह सुबह सेट पे अखबार आया, धोनी की फोटो सबसे ऊपर, वर्ल्ड रैंक नंबर 1। बगल में बैठे अमिताभ बच्चन जी, 4-5 चेयर लगा के बैठते हैं वो थोड़ा ऊंचे पे। बोलते हैं, मनोज भाई देख रहे हो धोनी नंबर 1 हो गया। तो हमने कहा कि भाई साहब यहीं पे शूटिंग कर रहा है, बुलाऊं क्या? मेरा इतना अधिकार था धोनी पे उस समय कि मैं, तो बोले कि यहीं पे कर रहे हैं। कहाँ? तो दोनों गोरेगांव फिल्म स्टूडियो में थे। और देखिए भैया, एक कहानी आज आपकी अदालत में दोनों के बड़प्पन का आता है। ये मेरा संबंध है, छोड़ दीजिए। अमिताभ बच्चन बोले नहीं नहीं चलते हैं हम लोग। मैंने अरुण को फोन किया कि कहाँ है धोनी, अमिताभ बच्चन जी मिलना चाहते हैं। उसका तुरंत आया कि धोनी बोल रहा है हम आ रहे हैं। ये बोले नहीं नहीं रोको, हम जा रहे हैं। और जब तक ये बात कर रहे थे, धोनी सेट पे आकर के अमिताभ बच्चन के सामने खड़े थे। तो धोनी ऐसे नहीं बने हैं भैया। लेकिन बाद में जब वो चैंपियन बन गए, मुझे ध्यान है कि मुंबई में जुलूस निकाल रहा था जब T20 से पूरी टीम आई थी। सबने देखा था, लेकिन उसमें एक और कहानी समझिए कि धोनी 2007 में वर्ल्ड कप चैंपियन बन के T20 का आ गए। देखे ना आप लोग, बस पे उतर के आए थे। और मैं कहां से देख रहा था? अपने घर में। और मैं जो धोनी, कभी हम लोग साथ में भी एक कमरे में सो गए, एक ही कमरा होता था दिल्ली में, एक ही बेड होता था, हम बेड पे हैं तो कई बार वो लोग नीचे बिछा के सो गए। वो धोनी को देख रहा हूँ, दुनिया जीत के आ रहे, तो मैं सोचा अब तो इससे भेंट नहीं होगी हमारी। और पूरा बस घूम के शाम को 11:44 पे धोनी फिर उसी घर में जहाँ बॉम्बे हमारे घर में रुकते थे वहाँ आ गए। इंसान ऐसे कोई बड़ा नहीं होता भैया। ये कहानियां जहां से भी आपके पास आई हैं, लेकिन मैं इसके अंदर की बात बता रहा हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ बहुत 2 फिल्म किया साथ में। धोनी तो आज भी, अभी उनका जन्मदिन था। ये लोग जो बड़े बने हैं ना, अमिताभ बच्चन और महेंद्र सिंह धोनी, और भी कई लोग होंगे। देखिए आज आपकी ऐसी बहुत सारी कहानियां एक एक करके आएंगी। अमिताभ बच्चन की, महेंद्र सिंह धोनी की, अटल बिहारी वाजपेयी की। सपना देखते थे आप अटल जी से मिलने का? अरे वाह भैया, वो तो बहुत इमोशनल बात है हमारी लाइफ की। मैं गांव में रहता था, प्रधानमंत्री थे अटल जी। तो मैं सच में सपना देखा था कि मैं, कभी कभी होता है ना कि आप किसी को बहुत चाहते हो तो वो आ जाता है, कि मैं अटल जी के घर में गया हूँ प्रधानमंत्री आवास में, और अटल जी हमको बैठा के बोल रहे इसको जरा सा खाना वाना नाश्ता वास्ता कराओ भाई, ये बहुत अच्छा गायक है। मैं सपने में देख रहा हूँ। और टर्न होता है 99 से सीधे 2016 सुबह सुबह पता चलता है कि अटल जी नहीं रहे। और मैं उस समय दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष था, और मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी अटल जी के पूरे उस शरीर को कैसे दर्शन के लिए रखना है, कैसे नहलाना है, तो कपड़े रखने हैं। और उन्हीं के घर में वो सब कार्य मैं और मेरे नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ता कर रहे थे। क्या कोइंसिडेंस है। और मैं अटल जी को देख रहा था और मुझे वो सपना याद आ रहा था। हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है भैया कि हम, हमारे जैसे दुनिया में करोड़ों लोग हमारे स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन ये सब जो मुझे सौभाग्य मिला। और फिर जब नरेंद्र मोदी जी आए, और फिर आप वो दृश्य देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी पैदल चलते गए, याद है आप लोगों को? उन्होंने गाड़ी में नहीं, पूरी गाड़ी अब पीछे, और नरेंद्र मोदी जी पैदल, कहां से?
दीनदयाल पथ से लेके और वो अटल जी की समाधि जहां है वहां तक पैदल। साहब बैठ जाइए, नहीं चलते गए। और उनके ठीक पीछे कौन चल रहा था? मनोज तिवारी। मेरा ये मानना है कि सपने सच होते हैं सर। मैं अटल जी को सामने से तो नहीं मिल पाया, लेकिन जिस घर में जाने का सपना देखा था वहां बैठ के अंतिम क्रिया में, चूंकि मैं अध्यक्ष था ना, इसलिए नहीं कि मैं मनोज तिवारी मुझे था। बहुत स्नेह मिला अटल जी का, और मुझे ध्यान है कि वो जो कारगिल वॉर के वक्त आपने गाना बनाया था वो उनको बहुत पसंद था। हाँ, ये मुझे बाद में पता चला। जब वो कारगिल जीत के आए थे तो मैंने एक गीत लिखा था। गीत बहुत, मैं गाऊं थोड़ा सा उसको? जरूर। हाँ, बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, सिख ईसाई होके चाहे हो पठान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। और मैंने उसमें एक लाइन गाई थी कि चले परमाणु बम देशवा तैयार हो, चले परमाणु बम देशवा तैयार हो, और सबका से आगे रही यूपिया बिहार हो, यूपिया बिहार भाई। उस समय मैं यूपी बिहार में ही रहता था ना, इसलिए बाकी राज्य वाले बुरा नहीं मानेंगे। तब मैं वहीं रहता था तो उनके लिए गाता था। तो मैंने गाया था, अटल होके दया देश, अटल होके दया देश, जल्दी भेजा निर्देश, इस संदेश हमरा सीमा के जवान चाहता, इस संदेश हमरा सीमा के जवान। बाद में मुझे पता चला कि वो जब उनको गाना सुने तो पूछे थे किसी से जो मुझे कि कौन गाया है, तो बिहार का एक लड़का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।